Friends, we are back with our new video. We'll be providing you short notes here. It will be beneficial for your quick revision. So let's start. ये 22 अगस्त का पेपर से उठाया हुआ कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. पहला है आर्टिकल 174. 2 समन्स करना होगा, एक साल में 2 बार समन करना होगा 6 मंथ के गैप पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली को. ये प्रीलिम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा. सेकंड देख लेते हैं. ITR डेटा का इस बार रिपोर्ट आया है, राइज हुआ है ITR डेटा. इससे ये शो होता है कि इनकम लेवल ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड. ये आप कोट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव आंसर में इकोनॉमी को GS पेपर 3 के लिए. अभी केरला का एग्जांपल ले लेते हैं. केरला का वो पहला स्टेट था. इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर राइट ऑफ इंटरनेट एज अ बेसिक राइट. बट यहाँ पर अभी भी इशूज़ है ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर इंटरनेट अभी तक पहुँच नहीं पाया है. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. जब हमें ट्राइबल एरिया में कुछ सेटअप करना होता है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू हम लोग वहाँ पे इंटरनेट का पोल्स सेटअप करना या फिर इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना या कुछ इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ पे इस एक्ट का इंपॉर्टेंस होता है. तो जब भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे या आंसर लिखे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को मेंशन करना ज़रूरी है, भूलिएगा मत. डिजिटल डिवाइड को चैलेंज करने के लिए ये हम लोग प्रोविज़न लाए थे. कम्युनिटी स्टडी हॉल एक वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया जहाँ पे इंटरनेट सुविधा मिलता है और पीपल कैन गो देयर एंड स्टडी. तो इट्स एग्जांपल यू कैन कोट देयर. KFON प्रोजेक्ट होता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट. अभी ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं. ब्रिक्स के बारे में सबको बेसिक इन्फॉर्मेशन है. अभी इसमें क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है. पहला तो है रीऑर्डर करने के लिए है. 40+ कंट्रीज आर विलिंग टू ज्वाइन दिस थिंग. इकोनॉमिक एग्रीमेंट को बूस्ट करने की बात की गई है. और फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या क्या हो सकता है. अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ब्लॉक बनाने की बात कहा गया है इसमें. अभी अनसर्टनिटीज़ क्यों रेल्म कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण अनसर्टनिटीज़ बहुत है. डिफरेंट ब्लॉक्स के एक्सपेक्टेशंस कुछ और है हमारे. फिर और देख लेते हैं. ग्लोबल गवर्नेंस को मोर रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने का ज़रूरत है. यहाँ पे ग्लोबल साउथ को भी साथ लेके चलने की बात कहा गया है. इंडिया पार्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी. मल्टीपोलैरिटी मतलब क्या है. वी आर अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप, just like we are part of G20 also, Quad also, SCO also and BRICS also. तो here we can see it's a big प्लेटफॉर्म. क्वाड जहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉक्स के भी कंट्रीज़ हैं. SCO जहाँ पे चाइना डोमिनेट करता है. ब्रिक्स अगेन द 4 मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज. तो वी आर अ पार्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी. ठीक है. जस्ट मिनट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. रशिया और चाइना के बारे में देख लेते हैं. रशिया एंड चाइना आर अलाइनिंग टुगेदर, नीड टू हैव अ लुक इन द ब्रिक्स डेवलपमेंट. ब्रिक्स का क्या डेवलपमेंट होने वाला है. चाइना और रशिया एक साथ आ रहे हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे. एंड दैट टू Russia and China. Russia after Ukraine war, what will be the scenario we need to look into this thing. ठीक है. और व्हाट वी नीड टू हैव, पहला तो इक्विटी के बारे में फोकस करना होगा. इंक्लूजन, रिप्रेजेंटेशन, नॉट अंडर कटिंग आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये आप जरूर डालिएगा अपने आंसर में. अपना इंटरेस्ट को दबा करके वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द इंटरनेशनल इंटरेस्ट. ओके. अभी है शुड नॉट एलिनेट द ग्लोबल साउथ. ये तो बात हो गया था. अभी गवर्नर के बारे में देख लेते हैं. सभी को सब कुछ मालूम है गवर्नर का बेसिक्स, बट कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी देख लेते हैं. गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट. ये कब कहा गया. नंबर रेबिया केस जो 2016 का है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था. आप इस केस को जरूर मेंशन करेंगे, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलने का चांस रहेगा. इक्वालिटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. इक्वालिटी का टॉपिक कहाँ कहाँ पे आता है. पहले तो सोसाइटी में आ जाएगा, सोशोलॉजी में आ जाएगा ऑप्शनल, और एसए में भी आप लिख सकते हैं इसको. अभी इसका एग्जांपल इक्वालिटी के बारे में मालूम है सभी को, पर प्रॉब्लम है हमारे को कि लाइक वी आर नॉट हैविंग मोस्ट एग्जांपल्स. तो अभी देख लेते हैं करंट एग्जांपल. अभी वुमेन फीफा कंप्लीट हुआ, जिसमें एक्सपेक्टेटर्स जो भी देखने वाले की संख्या इस बार बढ़ चढ़ के आई थी. पहले ये होता था ना कि बहुत कम लोग आते थे. इसका मतलब ये था कि वो लोग के अंदर एपैथी था. एपैथी कहाँ पे यूज़ होगा हमारा, हमारे सिलेबस में कहाँ पे है, तो GS4 के एथिक्स में है ये. ठीक है. तो इसका एपैथी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट कम हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म और इमोशनल डिटैचमेंट हो किसी चीज़ से, और लैक ऑफ मोटिवेशन. बट अब ये देखा जा रहा है कि वुमेन फीफा में भी लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये क्या है कि वी आर मोर फोकसिंग ऑन दिस थिंग. ठीक है. ओके. सो डेटा अगर देखोगे, डेटा नहीं भी याद करो तो कोई बात नहीं, बट दिस टाइम 30,000 प्लस विटनेस द वॉच विथ मोर एंथुजियाज्म. चलो आगे देख लेते हैं. प्रेसिडेंट का स्पीच जो आया था 15 अगस्त से पहले, ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त, क्या क्या उसमें मेजर बातें उन्होंने कही है. पहला तो ये है कि नाइदर द आइडियोलॉजीज नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज गोज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका मतलब ये है कि इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. वी विल नॉट एवर गो बियॉन्ड दिस थिंग एंड प्रायोरिटाइज एनी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टीज.
ठीक है। वी शुड बी लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। नेचर का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बिकॉज एनवायरमेंटल चेंज और क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रही है, तो वी नीड टू बी इन हार्मनी विथ नेचर। वुमेन को एम्पावरमेंट करने का बात कहा गया है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये कहा है कि अगर एजुकेशन को हम वैल्यू देते हैं तो वी विल लीड टू अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एजुकेशन अ ग्रेटेस्ट टूल फॉर एम्पावरमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन क्या हो रहा है कि अभी आइडियोलॉजी क्लैशेस कर रहे हैं, इसको हम लोग को संभालने की ज़रूरत है। वी नीड टू बिकम इंक्लूसिव एंड डेवलप नेशन बाय 2047। ये तो हमारा एम है, पंचामृत का एम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं, आप कभी भी स्प्रिंकल डाउन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अभी एक रिपोर्ट मेंशन हुआ था, ये पेपर से निकला हुआ कंटेंट है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग सॉन्ग्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो अगर डेटा देखोगे तो 77% आर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग गेम्स, 19% ओनली यूजिंग इट फॉर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। पहला तो ये चीज़ है, तो इट इज़ अ बैड साइन एक्चुअल में कि इंटरनेट का रॉन्ग यूज़ हो रहा है, बट वी नीड टू सी द अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इन दिस थिंग। तो व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी इन टू दिस थिंग? अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। एजुकेशन मीट्स एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को, तो वाई वी शुड वेस्ट टाइम ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्रॉम अ डिफरेंट मीडियम? लेट्स मेक इट मोर एंटरटेनिंग दैट पीपल शुड और द चिल्ड्रन शुड वॉच इट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में ही एंटरटेनमेंट इससे क्या होगा कि रीडिंग लिटरेसी बढ़ जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी हम लोग के बच्चों की बढ़ेगी। फिर डिसेबल पीपल के लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन होगा ये, क्योंकि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन लोग को आसान हो जाएगा कुछ चीज़ लर्न करने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में जो OTT का प्लेटफॉर्म अभी बहुत ग्रो कर रहा है रैपिडली, तो हम लोग देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे इंडियन और मोस्टली रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स या शोज आने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी आर बूस्टिंग आवर OTT चैनल एंड इट्स प्रोलिफरेशन इज मोस्टली इन द रूरल सेक्शन एंड इवन इन द अर्बन सेक्शन, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। ओके, पहला बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री को लेके, ये हमारे पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने स्कीम लाया, PLI स्कीम, आपको पता होगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर ग्रो होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। इट इज़ हैविंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पॉजिटिव। अगर 1 रुपये का कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, तो यू विल बी अराउंड गेटिंग 10 रुपीज़ प्रॉफिट इन दैट थिंग। और यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देते हो, स्किल डेवलपमेंट होता है, सब कुछ होता है ये, ठीक है। तो इट इज़ हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग शुड बी देयर, ठीक है। इसलिए कोविड के समय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत ध्यान देते हुए उस पर नए नए स्कीम्स और नए नए सब्सिडीज़ लॉन्च किए थे, ठीक है। अभी हम लोग को ये चीज़ देखना है कि हम लोग के लाइक ये स्टेटमेंट कहा गया था कि वी आर बिकमिंग अ मोबाइल हब एंड वी आर एक्सपोर्टिंग अलॉट मोबाइल, बट ये भी एक कंटेंशन है कि वी आर जस्ट असेंबलिंग द मोबाइल पीसेस, वी आर नॉट डेवलपिंग इट, वी आर जस्ट असेंबलिंग इट। अब असेंबलिंग करने के लिए क्या होता है कि आपको बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, और यू आर जस्ट असेंबलिंग हेयर एंड देन ट्रांसपोर्टिंग। तो ये क्या हो गया ना कि यू आर नॉट इम्पोर्टिंग द ओरिजिनल और लाइक बिल्डेड मोबाइल, बट यू आर जस्ट इम्पोर्टिंग द कंपोनेंट्स एंड देन एक्सपोर्टिंग इट बैक। तो यहाँ पर खुद भी तो हम लोग इम्पोर्ट कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि इम्पोर्ट कम हो गया। तो इम्पोर्ट कम नहीं हुआ है तो क्यों इम्पोर्ट कम नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। तो पहले क्या होगा ना कि हम लोग को अपना जो सप्लाई चेन है जहाँ से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उसको इंडिया में लाना होगा, देन ओनली वी विल कट डाउन द इम्पोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स एंड देन जो एक्सपोर्ट करेंगे ना दैट्स विल बी बेनिफिशियल और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम लोग को आसानी होगा। फाइन, अभी एक और चीज़ डेटा देख लेते हैं पहले तो कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत राइज हुआ है 2018 से 2022 तक का डेटा है ये। 300 मिलियन से हम लोग $1 बिलियन पे आ गए हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है और इंपोर्ट का रिडक्शन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी बट आपको मैंने पहले ही बताया कि स्टिल वी आर इम्पोर्टिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका एक ही उपाय है कि वी नीड टू ब्रिंग द सप्लाई चेन मॉडल टू इंडिया, सो वी विल नॉट बी दैट मच डिपेंडेंट ऑन आर इम्पोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो अभी इश्यूज़ क्या क्या है हमारे इंडिया में इसको लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके। पहला तो लेबर लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है और आउटडेटेड भी है, अभी चेंजेस आए थे लेबर लॉ में, बट इम्प्लीमेंटेशन की बात करेगी इसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ये भी आप जान सकते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाया है, ये आप डाल देना, एक अट्रैक्टिव आंसर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है, तो पहले तो हम लोग इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दिए हैं कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो यू नीड टू गिव मोर ड्यूटीज ऑन दैट थिंग, तो कम ही इंपोर्ट होगा फिर, ठीक है।
और दूसरा क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द मैन्युफैक्चरर्स, कि आप यहाँ पे आओ, वी विल बी प्रोवाइडिंग सब्सिडी, यू मेक इट हेयर एंड विल बी एक्सपोर्टिंग। तो ये हो गया कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी नॉर्थ सी ट्रांसमिशन अथॉरिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वी विल बी ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग की बात की गई है। अब ऑफशोर ड्रिलिंग तो आपको सभी पता है कि इसी समुद्र में जाकर ड्रिलिंग करके एनर्जी एक्सट्रैक्शन की बात है। बट ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, तो एक कन्वेंशन है हमारा, जिनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आप लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ मालूम होना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है ये, और क्या राइज हुआ था, ज्योग्राफी का पॉइंट है ये। तो 1958 का जिनेवा कन्वेंशन है, फर्स्ट ऐसा कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करता है ये। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्पेशली प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना, मैच द फॉलोइंग या ओनली वन ओनली टू के केस में ये डाला जा सकता है। ठीक है, अब इश्यूज़ क्या क्या होते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग के, बिकॉज अगर आपको डिस्कशन के लिए पूछ दिया गया तो व्हाट यू विल बी राइटिंग, पहला तो हो गया कि वर्कर का इशू हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग वाइल्ड लाइफ इशू हो जाता है, कुछ भी सी में कुछ चेंजेस आए या फिर टाइड आया या फिर सुनामी आया, कुछ भी आया तो फिर वहाँ वर्कर्स को इशू हो जाएगा। क्लाइमेट में चेंजेस आता है, पानी को गर्म कर देता है वो, रेज द सी लेवल। ठीक है, मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए इशू है, रेस्ट टू कोरल के लिए प्रॉब्लम आता है, और कार्बन पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है ये। ठीक है, ये सभी उसके नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अभी 23rd पे आ जाते हैं आज के लिए, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। पहला तो आप लोग देख लो ये ब्रिक्स के बारे में, अभी तो मीटिंग चल रहा है 22 एंड 23 को। हमारे प्रेसिडेंट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ के बारे में बात करना जरूरी है, रिफॉर्म करना जरूरी है, हम लोगों ने पहले भी देख लिया। अब जितना बार मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, ये पॉइंट्स इनबिल्ट हो जाएंगे एंड यू कैन प्रोड्यूस इट इन योर आंसर। ठीक है, रिफॉर्म करना है मल्टीलेटरल सिस्टम को। पहला तो आउटरीच करना, आउटरीच इन द अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज में आउटरीच का मतलब यही है कि वी नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन एंड डायलॉग विद देम। ठीक है, वी आर इन अ डिस्कशन टू एक्सपैंड द ब्रिक्स, ऑल्सो ईरान और बांग्लादेश को इंक्लूड करने की बात कही गई है इसमें। ठीक है, ये छोटा सा 4 पॉइंट है, 3 4 पॉइंट्स है, आप ध्यान रख लेना, 4 शॉर्ट पॉइंट्स बन जाएंगे तो यू विल बी हैविंग गुड आंसर्स की माँ। ठीक है, अभी फूड प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में देख लेते हैं। पहला तो है क्या कि फूड प्राइस इंक्रीज़ क्यों हुआ, बीच में टमाटर का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, अभी प्याज के बारे में कहा जा रहा है फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो रीज़न क्या क्या हो सकता है, पहला तो है कि कैंसिलेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो टर्की के मेडिशन से हुआ था, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बीच। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दे देना, एक पॉइंट लिख दोगे तो एग्जामिनर भी देखेगा कि यू आर हैविंग अ इंटरनेशनल आउटलुक। ठीक, पहला हो गया कि इसकी वजह से क्या हुआ ना कि वीट और सनफ्लावर ऑयल के बीच में डिस्टर्ब हो गया, वो पूरा वो चल नहीं पाया अच्छे से, तो ये प्रॉब्लम हुआ। टोमेटोज़ का प्राइस बीच में राइज हुआ, इसका रीज़न क्या था, बेसिक रीज़न कि वाइट फ्लाई डिजीज़, ये डिजीज़ के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगी। इसका मतलब ये है कि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाइट फ्लाई डिजीज़ जो हमारा कर्नाटका में फैला हुआ था, उसके वजह से भी टमाटर वहाँ पे ज़्यादा उगता है, उसकी वजह से ये टमाटर के प्राइस में इंक्रीज़ आया। और मानसून नॉर्थ इंडिया में पहले बहुत जल्दी आ गए, जिसकी वजह से टमाटर की फसल ख़राब हुई थी, इसकी वजह से टमाटर की प्राइस राइज किया। ठीक है, अभी और प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स लिख देता हूँ मैं एक्चुअल में, कि आपको ध्यान में रहे। फ्रेंच गियाना जो साउथ अमेरिका के मैप के सबसे ऊपर में रहता है, वहाँ पे एक कोरू करके जगह है, वहाँ पे एंटीना है फ्रांस का, ये फ्रांस की एक्सटेंडेड टेरिटरीज है। आप मैपिंग कर लेना, इसको देख लेना कि कौन सा सी उससे लगता है, कौन से बगल में 2 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अभी जो हमारा चंद्रयान 3 गया हुआ है ऊपर में, आज इसके लैंडिंग है, तो दैट विल बी हैविंग कनेक्शंस विद द नासा एंड ईयू। उन्होंने क्या किया ना कि टेलीमेट्री एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है, सिस्टम होता है वो नासा का डीप स्पेस नेटवर्क, जो ये इन्फॉर्मेशन देते रहता है कि किस जगह से किस जगह पे लैंडिंग का क्या प्रोविज़न है एंड ऑल दैट, उसको हेल्प करता है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं चंद्रयान 1 एंड 2 के में डिफरेंस क्या है। चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया था वाटर के बारे में, चंद्रयान 2 में था ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ठीक है, चंद्रयान 3 डोंट हैव ऑर्बिटर। अभी चंद्रयान 3 का न्यू चेंजेस क्या क्या है, चंद्रयान 3 के पास लेज़र डॉपलर वेलोसिमीटर है। ये क्या करता है कि लैंडर के स्पीड को, जो भी लैंडर नीचे आने वाला है उसके स्पीड को 3 डायरेक्शंस में सेंस करता है, देन ओनली मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब भी हमारा जो लैंडर है इट इज़ गेटिंग पावर फ्रॉम द सोलर एनर्जी। ठीक है, तो जब भी वो लैंड करेगा ना, तो इट शुड एट दैट पॉइंट वेयर एवर इट इज़ गेटिंग लैंडेड, उस पॉइंट पे सनराइज हुआ होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी हैविंग सफिशिएंट पावर टू लैंड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक अच्छा लगा मेरे को ये जान के। तो साउथ पोल पे अभी 623 में एक्चुअली देयर विल बी सनलाइट। ठीक है, और द लैंडर विल बी कमिंग हियर, तो इट शुड बी हैविंग सनराइज एट दैट पॉइंट वेयर इट इज़ अबाउट टू लैंड। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग। ठीक है,
और चाइना और रशिया इज़ हैविंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। ये अगर कंट्रीज़ को मैच करने का आ जाए तो आप ये डाल सकते हो। यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड है ये हमारा। चलो अभी आगे आ जाते हैं, मून मिशन को देख लेते हैं। मून मिशन के लिए क्या क्या डिपेंड करता है। पहला तो है कि लॉन्च व्हीकल किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ स्पेस क्राफ्ट पे भी डिपेंड करता है, अर्थ मून के ट्रैजेक्टरी पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, ओके। नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी का इशू चल रहा है। उसमें क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो टूरिज्म ज़्यादा हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम आता है। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, पॉल्यूशन की वजह से इशू आता है। उनियम लेक, ये सीडीएस के पेपर में आ चुका है, मैच करने के लिए किस स्टेट से है, तो ये मेघालय का है। ये केस था 2023 में। यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है, मेघालय हाई कोर्ट ने, कि लाइक यू शुड नॉट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट नेचुरल ब्यूटी शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये आज के पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्चुअली मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, आई जस्ट फोकस ऑन द मेन की पॉइंट्स कि आप यहाँ से निकाल लो और आपको रिमेंबर रहे। 2 पेज का शॉर्ट नोट है, 2 बार रिवाइज करोगे तो काम बन जाएगा। तो आई एम लिंकिंग एवरीथिंग, आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट मैं 3-4 दिन से लगातार इसको बना रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस होल डिटेल्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल। स्टे ट्यून। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।